अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, रिवीजन सेशन हमारा जारी था और उसमें आज हम जो देखने जा रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है उसके रेफरेंस से हमारा जो सिलेबस है, आज और कल के दिन में हमने 3 चैप्टर्स को देखने हैं। एक मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, एक कॉस्ट फ्लो है और एक जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग है। ये 3 चैप्टर हैं जो हम आज और कल के रिवीजन सेशन में इनका रिव्यू कर रहे होंगे, ओवरव्यू ले रहे होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है जी चैप्टर नंबर 6 मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अहम तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी जगह ये मार्क्स इसमें हमें ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, लेकिन दो ऐसी अटैम्प्ट्स भी हैं जहाँ पे मार्क्स आए और सीधे सेक्शन बी में एक हैवी ड्यूटी क्वेश्चन में आ गए, और दो जगह ये छोटा क्वेश्चन भी हमें नज़र आता है। सो इसका मतलब ये क्वेश्चन ओवरऑल हम कहें प्रोबेबिलिटी इसकी आने की लो है, लेकिन अगर आ गया तो इम्पैक्ट हैवी हो सकता है। तो हमने इस चैप्टर को लाइटली नहीं लेना, क्योंकि अगर हमें आया तो 18-20 नंबर का सवाल आ जाएगा, और 18-20 नंबर के सवाल में अगर हम अच्छा परफॉर्म ना करें तो पास आना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली व्हेन इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। अक्सर बच्चे आसान टॉपिक को प्रोबेबिलिटी के सर पे छोड़ देते हैं और एग्जामिनर आपको बीट कर जाता है प्रोबेबिलिटी पे, तो आपका पेपर फजूल में फेल हो जाता है। सो नेवर एवर वर्क ऑन द प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटीज़ के सर पे कम से कम कोई चैप्टर छोड़ा नहीं जाता। प्रोबेबिलिटी के सर पे आप किसी चैप्टर की एक्स्ट्रा रिवीजन, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, या मॉडरेट रिवीजन, मॉडरेट प्रैक्टिस, या लेस रिवीजन, लेस प्रैक्टिस का फैसला तो करते हैं, लेकिन कौन सा चैप्टर तैयार करना है, कौन सा नहीं करना, उसका फैसला कभी प्रोबेबिलिटी के सर पे नहीं करेंगे। अगर आपने सीए की तैयारी करनी है, पास होने हैं, रिलेटिवली फ्यूअर अटेम्प्ट में पास होने हैं, तो आपको कंप्रीहेंसिव कवरेज के साथ चलना चाहिए। ठीक है जी। तो जनाब, इस चैप्टर में हमने ओवरव्यू अगर मैं देखूं हमने पढ़ा क्या हुआ है, इसको अभी हम रिकॉल रिवाइज भी कर लेते हैं, लेकिन उस रिवाइज करने से पहले ओवरव्यू। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल पढ़े थे। मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है, आल्दो हम ओवरहेड के चैप्टर में मार्जिनल कॉस्ट को पढ़ के आए थे, यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में पीएनएल बनाने के तरीके सीखते हैं। और हमने फिर देखा था मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक ही कंपनी के पीएनएल दो डिफरेंट सिस्टम के तहत बनाते हैं तो प्रॉफिट्स फ़र्क आ जाते हैं। उस प्रॉफिट्स में डिफरेंस की वजह क्या होती है, हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया था, और फिर उस डिफरेंस को रिकनसाइल करना, ये ओवरऑल इस चैप्टर का स्कोप था। पीएनएल बनाना दोनों सिस्टम के तहत, दोनों सिस्टम के तहत प्रॉफिट्स को रिकनसाइल करना। और यू शुड रिकॉल रिकनसिलेशन के भी हमने दो तरीके पढ़े थे, एक स्टैंडर्ड मेथड था और एक अल्टरनेटिव या जुगाड़ मेथड था। तो हम वही असूल और फॉर्मेट्स को ज़रा अब रिकॉल करेंगे इस सेशन में, और अगर हमें कोई दिक्कत है तो हम उसको किसी कैलकुलेशन में कोई चैलेंज है किसी बच्चे के ज़हन में, कुछ जैसे हमने पहले भी कहा, कोई क्वेश्चन करते हुए आपने कोई चैलेंज फेस किया, उसको डिस्कशन में लाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है? मार्जिनल कॉस्ट मीन वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, मार्जिनल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मुराद वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल से मुराद ऑल वेरिएबल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स अगेन ऑल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन सारी कॉस्ट आ जाती हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड हमने कुछ बेसिक अजम्पशंस कह लीजिए, और या कुछ बेसिक इक्वेशंस कह लीजिए जो हमने सीखी थी। एक, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम अज्यूम करते हैं वेरिएबल कॉस्ट एंड प्राइस पर यूनिट इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स। वैसे प्रैक्टिकली हमें पता है कि सेल्स जब बढ़ाना चाहते हो तो प्राइस कम करोगे तो सेल्स बढ़ेगी, और जब आपकी सेल्स प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हायर वॉल्यूम पे जाके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कम हो जाती है। प्रैक्टिकली सेल्स प्राइस का और वेरिएबल कॉस्ट का सेल्स वॉल्यूम से ताल्लुक है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग की वर्किंग में हम अज्यूम करते हैं कि नहीं भाई, कोई ताल्लुक नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट भी कांस्टेंट रहेगी और प्राइस भी कांस्टेंट रहेगी जितने मर्जी यूनिट बेचो। दूसरी असम्पशन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लेकर चलते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट भी कांस्टेंट रहेगी एट ऑल प्रोडक्शन लेवल। हालांकि ये भी हमें पता है देयर आर स्टेप फिक्स कॉस्ट, रियलिटी में फिक्स कॉस्ट इज नेवर फिक्स, देयर आर ऑलवेज स्टेप्स इन्वॉल्व। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग की डिस्कशन के लिए हम अज्यूम करते हैं कि फिक्स कॉस्ट भी तमाम प्रोडक्शन लेवल पे फिक्स रहती है। प्रोडक्शन लेवल बदलने से, एक्टिविटी बदलने से फिक्स कॉस्ट भी नहीं बदलेगी। और कहीं पे अगर हमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट अलग मिक्स मिलेगी तो वी शुड बी रेडी कि हम उसको आसानी से अलग कर सकेंगे। और अलग करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? हाई लो मेथड। बिल्कुल जी, हम हाई लो मेथड से
सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग-अलग कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए ज़रूरी है कि हमें कॉस्ट का ब्रेकअप फिक्स्ड और वेरिएबल में अलग-अलग दिया जाए। नहीं दिया जाएगा तो हम खुद अलग करेंगे, क्योंकि इसके बगैर हम मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर नहीं सकते। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की एक टर्म पढ़ी थी, विच इज सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और यहां पे जो याद रखने की बात है, जब हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कहते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन भी और नॉन प्रोडक्शन भी। कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन में तमाम वेरिएबल कॉस्ट लेस की जाती हैं प्राइस में से, ठीक है जी। और अगर आपको याद हो तो मैंने इसको एक और अंदाज में भी आपको इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कंपेयर करवाया था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टोटल कॉस्ट के दो हिस्से करती है बाय फंक्शन, एक प्रोडक्शन और एक नॉन प्रोडक्शन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करती है सेल्स लेस प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिन, सेलिंग एटसेट्रा। तो यहां से हमें मिलते हैं नेट प्रॉफिट। और बिल्कुल इसी अंदाज में हम अगर मार्जिनल कॉस्टिंग को देखें तो मार्जिनल कॉस्टिंग करती है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहां से मिलता है हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और इसमें से लेस करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यहां से हमें बात मिलती है नेट प्रॉफिट की। और ये चीज मैंने आपको वहां पे क्लियर की थी कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की टोटल कॉस्ट ये पड़ी है और टोटल कॉस्ट कंपनी की ये पड़ी है। फर्क सिर्फ क्या है कि मार्जिनल कॉस्टिंग टोटल कॉस्टिंग के हिस्से करती है बाय बिहेवियर, कभी वेरिएबल ऊपर ले जाओ यहाँ पे और फिक्स नीचे ले आओ। यहाँ पे वेरिएबल में प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों हैं, और यहाँ पे फिक्स में प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों हैं। बाय बिहेवियर डिफरेंस किया जाता है, बाय बिहेवियर दो हिस्से किए जाते हैं कॉस्ट के। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यही दो हिस्से बाय फंक्शन किए जाते हैं कि टोटल कॉस्ट के दो हिस्से करो, प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे ले आओ और नॉन प्रोडक्शन इधर ले आओ। अब यहाँ पे फिक्स और वेरिएबल का ख्याल नहीं रखा जाता, यहाँ पे फिक्स वेरिएबल का दोनों ख्याल नहीं रखा जा रहा। फिक्स वेरिएबल जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट इधर डाल दो, फिक्स वेरिएबल जो भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इधर डाल दो, क्योंकि हम सिर्फ बाय फंक्शन फोकस कर रहे हैं। तो ये मेन कंट्रास्ट है दोनों सिस्टम के तहत, मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये एक कंट्रास्टिंग आप कह लो कि एक स्टेटमेंट मैंने आप लोगों से शेयर की भी है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे दोबारा आपके सामने इक्वेशन की शेप में रिवीजन में मैं ला रहा हूँ कि भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की कैलकुलेशन में जो वेरिएबल कॉस्ट ली जाती है वो सारी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन इकट्ठी हो जाती हैं। फिर इसी तरह टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया जाता है, विच इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड। अल्टरनेटिवली टोटल कंट्रीब्यूशन की एक ये इक्वेशन भी हमने सीखी हुई है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट आपका होता है टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। और यहाँ पे फिर वही बात, टोटल फिक्स कॉस्ट में आपकी प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों फिक्स कॉस्ट आ जाती हैं। ये हमारी कुछ बेसिक इक्वेशन कह लीजिए या असम्पशन कह लीजिए मार्जिनल कॉस्टिंग में है, जो हम डिफरेंट सवालों में अप्लाई कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम डिफरेंट सवालों में यूज कर रहे होते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाने पे बात की थी, और हमने इसमें दो फॉर्मेट सीखे थे। पहला फॉर्मेट हमारा स्मार्ट फॉर्मेट था, जो ये 3-4 लाइनों में पीएनएल हमारा खत्म हो जाता है। हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते हैं, विच इज प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और यहाँ पे फिर तो ला दूं, वेरिएबल कॉस्ट मतलब सारी वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन सेलिंग एडमिन, सारी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे लेस हो जाती हैं। ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम यूनिट सोल्ड से, तो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलता है। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से टोटल फिक्स कॉस्ट लेस कर दें तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाता है। हमें मार्जिनल कॉस्टिंग पीएनएल बनाने को कहा जाए तो ये हमारा स्मार्ट फॉर्मेट है, और ये हम यूज कब करेंगे? व्हेन आइदर देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक अगर है कॉस्ट पर यूनिट हमें देखनी पड़ेगी। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट और करंट पीरियड की कॉस्ट पर यूनिट सेम है। कॉन्सेप्ट बेसिकली बेटा यहां पे क्या है, जब आपकी ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट और करंट प्रोडक्शन की कॉस्ट सेम है तो जितने भी यूनिट आपने बेचे हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी सेम रह जाता है, इसलिए टोटल कंट्रीब्यूशन इस इक्वेशन से निकल रही है। लेकिन जहां पे आपकी ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कुछ और, करंट पीरियड की कॉस्ट कुछ और हो, तो भाई यूनिट्स तो ये भी बिके हैं, यूनिट्स तो ये भी बिके हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन बराबर नहीं है।
इस तरह फिर कंट्रीब्यूशन सिंपली नहीं निकाला जाता कि भाई जितने भी यूनिट बेचे हैं उनको एक कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई कर दो। जब कॉस्ट फर्क होती है तो कंट्रीब्यूशन भी तो फर्क होते हैं। फिर हमारे यूनिट्स, कुछ यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन कुछ और है, कुछ का कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है। हम एक ही मल्टीप्लिकेशन से सारे यूनिट सोल्ड का कंट्रीब्यूशन वर्कआउट नहीं कर सकते। ये हम सिर्फ उस सूरत में करेंगे जब तो ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तो सारे यूनिट्स करंट के बिके। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक है तो उसकी कॉस्ट करंट प्रोडक्शन के बराबर है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये सूरत हाल एग्जिस्ट नहीं करती तो हमने एक रेगुलर फॉर्मेट भी पीएनएल का सीखा था, वो जनाब हमारे पास ये है। जहां पे हम स्मार्ट फॉर्मेट नहीं लगा सकते वहां पे हम येलो फॉर्मेट लगाते हैं। टोटल सेल्स, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस करनी होती है। इसमें ओपनिंग स्टॉक जो वैल्यू किया जाता है सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे, यहां पे ख्याल रखना होता है। इन्वेंट्री, ऑल्दो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की कैलकुलेशन में तमाम वेरिएबल कॉस्ट ली जाती हैं, लेकिन इन्वेंट्री की वैल्यू ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट पे की जाती है। सेलिंग कमीशन इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं होती। एडमिन वेरिएबल कॉस्ट यहां पे ऐड नहीं होती। इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐड इसमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये भी वैल्यूएशन प्रोडक्शन कॉस्ट पे होती है। और यहां से हमें जो टोटल मिलता है, ये जो टोटल मिल रहा है बी प्लस सी प्लस डी का, ये कहलाता है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब जो यूनिट बेचे हैं उनकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो यूनिट बेचे हैं उनकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी आ गई, उसमें फिर अदर वेरिएबल कॉस्ट मतलब सेलिंग एडमिन कॉस्ट भी ऐड कर दें तो ई प्लस एफ करते हैं। तो ये जनाब आपका जो जी की वैल्यू बनती है, ये टोटल आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर बन गई। ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर जो यहां पे ई प्लस एफ में नजर आ रही है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन गई। सो जब आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ए माइनस जी इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन। और टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिर टोटल फिक्स कॉस्ट लेस कर दें। यहां पे फिर तवज्जो दिला दूं, यहां पे प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन दोनों फिक्स कॉस्ट यहां पे लेस की जाती हैं। तो जनाब आपका नेट प्रॉफिट यहां से मिल जाता है। ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग का रेगुलर फॉर्मेट है। हम जहां पे स्मार्ट फॉर्मेट लगा सकते हैं वहां पे स्मार्ट फॉर्मेट लगाएंगे। ये यहाँ पे मैं तवज्जो दिला दूं, जो क्वेश्चन स्मार्ट फॉर्मेट से हल होते हैं वो इस फॉर्मेट से भी हल हो जाते हैं। लेकिन वो फॉर्मेट सिर्फ इसलिए बता देता हूं कि अगर टाइम सेव हो सकता है तो क्यों ना किया जाए। इस पर हमें 10 मिनट लगने हैं, उस पर 3 मिनट लगने हैं, तो उस सवाल को हम इस फॉर्मेट में लाएंगे। ऐसे ही जो सवाल 3 मिनट में हो सकता था उस पर 10 मिनट क्यों लगाएं हम उसको 3 मिनट या 2 मिनट में क्यों ना करें। तो इसलिए हर दफ़ा मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल आने पे आपने ये चेक लगा लेना है। ये चेक आपको बताएगा कि आपको रेगुलर फॉर्मेट पर जाना है या स्मार्ट फॉर्मेट पर जाना है, और वर्किंग आपकी बड़ी रिड्यूस हो जाती है स्मार्ट फॉर्मेट और रेगुलर फॉर्मेट के अंदाज में। तो ये जनाब हमने 2 मार्जिनल कॉस्टिंग पीएनएल के फॉर्मेट्स सीखे थे जी। एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे के जहन में कोई एम्बिग्विटी व्हेन एंड हाउ के ऊपर के मेथड जो हम सीख रहे हैं, जो रिवाइज कर रहे हैं, उसमें कोई इशू? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पीएनएल बनाने के लिए हमने एक ही फॉर्मेट सीखा था और ये उसकी प्रेजेंटेशन है आपके सामने। टोटल सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आता है जी? ओपनिंग स्टॉक फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे लिया जाता है। अब ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ गई ना, जिसमें सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लेनी, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी शामिल की जाती है, प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड। और यहाँ पे स्टार से आपको याद कराया जा रहा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पीएनएल में जो प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड ली जाती है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल होती हैं और फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड होती हैं। ठीक है जी। तो हमने प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड जो इस पीएनएल में लेनी है, यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब शामिल है। फिर हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लेस करेंगे, ये भी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू होगी। और ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो यहाँ से हम लेस कर देंगे। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब यहाँ पे खर्चा ज़्यादा चार्ज हुआ है, अंडर एब्जॉर्ब का मतलब यहाँ पे खर्चा कम चार्ज हुआ है। तो अंडर एब्जॉर्ब है तो ऐड कर दो, ओवर एब्जॉर्ब है तो हम लेस कर देंगे। ये कैलकुलेशन लहदा से परफॉर्म करके ये हमारे पास जनाब बी से लेके ई तक का सम करेंगे तो हमें मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ए माइनस एफ इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, एंड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें फिक्स वेरिएबल सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती हैं। दिस गिव्स यू नेट प्रॉफिट जी। ये हमारा स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पीएनएल का फॉर्मेट है।
हम जितने भी सवाल हमने किए थे पास पेपर के सारे इसी फॉर्मेट पे हल हुए थे। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारे 2 फॉर्मेट थे, कुछ सवाल हमने स्मार्ट फॉर्मेट से किए, कुछ रेगुलर फॉर्मेट से किए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक ही फॉर्मेट हमने इस्तेमाल किया था। जी, एनी क्वेश्चन? दो पीएनएल बना के इनके प्रॉफिट्स में डिफरेंस की कहानी हमने ये कुछ रिलेशनशिप से समझी थी। हमने सीखा था कि प्रॉफिट्स में जो डिफरेंस की वजह आती है दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन इन द इन्वेंट्री। मार्जिनल कॉस्टिंग में ओवरहेड पीरियड कॉस्ट के तौर पे सारे के सारे फिक्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज कर दिए जाते हैं पीएनएल में, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड को इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। जब प्रोडक्ट कॉस्ट में आप फिक्स्ड ओवरहेड ऐड करते हो, एज अ रिजल्ट मार्जिनल कॉस्टिंग के मुकाबले में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवरहेड इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है, और जब कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती है तो इन्वेंट्री की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो कहानी कुछ ऐसे होती है कि क्लोजिंग स्टॉक एक पीरियड में जब बढ़ा से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो अगले पीरियड में वही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो अगले पीरियड में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ओपनिंग स्टॉक भी तो ज्यादा हो जाता है। अब इशू क्या है कि जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिट टू पीएनएल, पीएनएल का क्रेडिट ज्यादा है, और जब अगले पीरियड में आके ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो ओपनिंग स्टॉक इज डेबिट टू पीएनएल, पीएनएल का डेबिट बढ़ जाता है। सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से बेसिकली ओवरऑल प्रॉफिट में शायद कंपनी का प्रॉफिट ओवर द पीरियड देखो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शॉर्टर पीरियड में बदल जाता है। इसका हमने एग्जांपल भी क्लास में डिस्कस की थी। तो यहां पे हम इसको अगर देखें, हमारा रिलेशनशिप जो हमने फाइनली कंक्लूड किया था, अगर ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट बराबर हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट भी बराबर आते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक यूनिट से ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट से ज्यादा आएगा। एक ही ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट आप कैलकुलेट करो इस सिस्टम के तहत और कैलकुलेट करो इस सिस्टम के तहत। अगर क्लोजिंग स्टॉक यूनिट ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट सेम ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा आएगा, एंड अगर क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कम है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग की निस्बत। ये हमने डिफरेंस की रीजंस को देखा था। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से प्राइमरली फर्क आता है, और उस फर्क की डायरेक्शन क्या होती है, ये डायरेक्शन हम आसानी से यहां पे ले सकते हैं। स्टॉक बराबर प्रॉफिट बराबर, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग। ये हमने प्रॉफिट्स में डिफरेंस की रीजंस को देखा था। प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आता है? इन्वेंट्री के यूनिट्स के फर्क की वजह से। इन्वेंट्री में ओवरहेड्स हमारे एब्जॉर्ब हुए होते हैं, किसी पीरियड में वो एक्स्ट्रा वैल्यू क्रेडिट हो रही है, कहीं पे वो एक्स्ट्रा वैल्यू डेबिट हो रही है, जिसकी वजह से पीरियड टू पीरियड प्रॉफिट में डिफरेंसेस आ जाते हैं। और ये उस डिफरेंस की एक्सप्लेनेशन है, क्यों डिफरेंस आएगा और किस डायरेक्शन में, कब आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा, कब आएगा किस डायरेक्शन में आएगा, यहां से पता लग रहा है। हमें एग्जाम में इनकी रिकंसिलिएशन बनाने को भी कहा जाता है, और रिकंसिलिएशन के लिए हमने 2 फॉर्मेट्स पढ़े थे। दोनों प्रॉफिट्स में जो फर्क आता है उसके लिए हमने 2 फॉर्मेट पढ़े थे। मेथड नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था कि अगर तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हो ही ना, ये मेथड कब इस्तेमाल करते हैं? व्हेन देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, या अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट इज द सेम फॉर बोथ ओपनिंग स्टॉक एंड करंट पीरियड प्रोडक्शन। अगर ये सूरत हाल है, ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एग्जिस्ट करने का मतलब ओपनिंग स्टॉक जीरो है, ओपनिंग स्टॉक जीरो है तो भी हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। अगर ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट करता है लेकिन ओपनिंग स्टॉक में जो ओवरहेड एब्जॉर्ब हुआ है उसका रेट और करंट पीरियड प्रोडक्शन में जो ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहा है उसका रेट सेम है, सेम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हो, ठीक है जी, सेम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हो, या ये हो और ये हो, उस सूरत में डिफरेंस कैलकुलेट करने का तरीका, दोनों प्रॉफिट में जो फर्क होगा वो कैसे मेजर किया जा सकता है? डिफरेंस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड विद फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। रिकंसिलिएशन का मतलब प्रॉफिट्स में डिफरेंस कैसे मेजर किया जा सकता है। तो इस सूरत में प्रॉफिट में डिफरेंस मेजर करने का तरीका हमारे पास जनाब ये है, ये हमारा रिकमेंडेड मेथड है, और अगर ये मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है प्रॉफिट में डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए तो हमें इसी मेथड को अप्लाई करना है।
हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जहां पे ओपनिंग स्टॉक आपके एग्जिस्ट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट करेगा और उनका रेट डिफरेंट होगा। ओपनिंग स्टॉक का वो कहता है, से ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास पिछले पीरियड में बना था तब OR 10 रुपए था, करंट पीरियड में हमारा OR 12 रुपए है। तो ये कंडीशन जो सेम वाली थी ना वो खत्म होगी कि भैया अब सेम नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक का OR और करंट पीरियड का OR बराबर है तो फिर ये कैलकुलेशन लगेगी। ओपनिंग स्टॉक का OR 10, करंट पीरियड में 12, तो फिर ये फार्मूला नहीं चलेगा। और अल्टरनेटिवली ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स अवेलेबल ही नहीं होते, हमें वैल्यूज अवेलेबल होती हैं, इन्वेंट्री के यूनिट्स नहीं पता, वैल्यूज अवेलेबल हैं। तो इन दोनों में से कोई भी सूरत एग्जिस्ट करेगी तो फिर हमने अल्टरनेटिव मेथड भी रिकंसिलिएशन का सीखा था, जिसमें हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस लिया था अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, और ये डिफरेंस इन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, ये मैं मिस कर गया यहां पे, वैल्यू अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, डिफरेंस इन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एंड देन डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यू, ये हमारा डिफरेंस इन प्रॉफिट आएगा। एक डिफरेंस इन प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था ये, और दूसरा डिफरेंस इन प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस मेथड से। ये अल्टरनेटिव मेथड है, ये मेथड हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब ये मेथड एप्लीकेबल ना हो। और मैंने शायद गालिबन पास पेपर करते हुए एक सवाल हमने ऐसा देखा था जिसमें ये मेथड एप्लीकेबल था लेकिन ICAP का सोल्यूशन इस मेथड पर दिया गया था। मेरी नज़र में वो सोल्यूशन रॉन्ग है। जिस क्वेश्चन में ये मेथड एप्लीकेबल है आपको इसी मेथड से रिकंसिलिएशन बनानी चाहिए। ये अल्टरनेटिव मेथड है, सिर्फ उस सूरत में बनाइए जब ये मेथड एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि इस मेथड से हर सवाल रिकंसाइल हो जाएगा। ये जुगाड़ मेथड है, इससे हर सवाल रिकंसाइल हो जाएगा, लेकिन हमने हर सवाल इससे रिकंसाइल नहीं करना। हमने सिर्फ वो सवाल इस मेथड से रिकंसाइल करने हैं जो इस मेथड से रिकंसाइल नहीं हो सकते। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा बेटा जी। एनी क्वेश्चन? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के P&L कैलकुलेट करना, बनाना, फॉर्मेट उसका, प्रॉफिट्स में डिफरेंस इन्वेंट्री के डिफरेंस की वजह से आता है, और प्रॉफिट्स में डिफरेंस की रिकंसिलिएशन बनाना, रिकमेंडेड मेथड, अल्टरनेटिव मेथड जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, हमें एक सवाल, हमने ऑलरेडी ये क्लास में सवाल किया हुआ है, हम इस सवाल को करते हैं लेकिन सिर्फ चेंज ये कर देते हैं कि क्योंकि ज़्यादातर सवाल हमें पास पेपर में जा रहे हैं ना वो FIFO से आते हैं, हम इस सवाल को एवको से करते हैं। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए कि एवको देखे हुए भी आप लोगों की एक आदत है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज अच्छे तरीके से नहीं करते, तो अक्सर बच्चे एवको की कैलकुलेशन को शायद भूल ही चुके होते हैं। तो मैंने कहा चलें इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम ज़रा एवको की कैलकुलेशन का फिर हाथ से गुजारते हैं कि एवको के तहत हमें P&L दिया जाए, क्योंकि मुझे याद नहीं कि हमें मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का कोई सवाल एवको से करवाया गया हो। हमें जितने सवाल पास पेपर में आए हैं सारे के सारे सवाल हमें FIFO से आए हुए हैं, तो हम इस सवाल को अब एवको से करेंगे। सवाल हमारे लिए फेमिलियर है, सवाल हमने क्लास में किया हुआ है ये, लेकिन हमने FIFO से किया था, अब हम इसको एवको से करते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा ये पैटर्न जो हमने अभी देखे रिफ्रेश हो जाए। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल बड़े स्टैंडर्ड होते हैं। हमें P&L बनाने को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत हमें प्रॉफिट रिकंसाइल करने को कहा जाता है। दोनों मेथड से जो प्रॉफिट निकले उनको रिकंसाइल करने को कहा जाता है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर इसको एवको मेथड से हम हल करते हैं। XY Limited manufactures and sells a single product. The selling price and cost for the year ended 31st December 2013 were as follows. 2013 year ended जो साल गुजर चुका है उसमें हमारा डाटा जो रहा, सेलिंग प्राइस 1600, मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड जिसमें 40% फिक्स्ड हैं, सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड जिसमें 60% फिक्स्ड हैं। Other information is as follows. During the year 12,000 units were produced. Opening and closing stocks were 4,000 and 3,000 units respectively. Fixed overhead cost per unit is based on normal capacity which is 15,000. Overhead costs have increased by 10% over the previous year and raw material and labor by 5%. Company uses EVCO method for costing its inventory. लीजिए जी, हमें दो P&L बनाने को कहा गया है। इस सवाल में सबसे पहली चीज जो हमें नोट करनी है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी है,
और क्लोजिंग स्टॉक भी है। ओपनिंग स्टॉक गालिबन पिछले महीने, पिछले पीरियड में बना, पिछले साल में बना, और करंट स्टॉक करंट पीरियड में बना है। तो हम सबसे पहले एक वर्किंग में दोनों पीरियड की कॉस्ट पर यूनिट लेते हैं। हमें ख्याल रखना है, हमें पीएनएल बनाना है मार्जिनल अब्जॉर्प्शन दोनों तरीकों से। तो हम मार्जिनल अब्जॉर्प्शन दोनों तरीकों से कॉस्ट पर यूनिट जो इनकर हुई है वो मेजर करते हैं, हमारी क्या है। तो पहले हम एक वर्किंग में कॉस्ट पर यूनिट बना लेते हैं। दो 2013 का डाटा हमारे पास है। 2012 का भी हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमारा 2012 में बना होगा ना, तो हमें 2012 का डाटा भी बनाना पड़ेगा। हमें जिस तरह डाटा दिया गया है, हम कॉस्ट के लिए वर्किंग बना रहे हैं। वर्किंग 1 हम कॉस्ट पर यूनिट के लिए बना रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल पहले हम 2013 का डाटा लें, 630। डायरेक्ट लेबर 189। देन प्रोडक्शन ओवरहेड हम सिर्फ वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स 40% ऑफ 220, सॉरी 220 का 40 फिक्स्ड है, तो 60 वेरिएबल है, 132। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक सब टोटल लगा लें तो ये मेरी मार्जिनल या वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। मार्जिनल या वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी 951। इसमें फिर हम ऐड करेंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो कि 220 का 40% है, 88। दिस गिव्स अस 1039। ये हमारी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ गई। प्रोडक्शन कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई। अब हम इसके पैरेलल 2012 का डाटा अरेंज करें। बेटा मार्जिनल की तो ये आ गई ना, ये एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट पर यूनिट है क्योंकि इसमें मैंने फिक्स ओवरहेड भी ऐड कर दिया ना। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, तो मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्लस फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, जिसको हम फुल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत भी प्रोडक्शन कॉस्ट कह सकते हैं। जी बेटा, बेटा हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट इस्तेमाल की जाती है। सेलिंग एडमिन का ताल्लुक कॉस्ट पर यूनिट से नहीं होता। जब भी हम कॉस्ट पर यूनिट की टर्म यूज करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट बाय डिफॉल्ट मींस प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट बाय डिफॉल्ट मींस प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है जी। हाँ, हमसे कहा जाए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताइए, तो यस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जब कहा जाएगा तो उसमें सारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएंगी। हम यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट की बात कर रहे हैं और इसको हमने दो सब टोटल लगा दिए, एक मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट और एक फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है जी। अब हम इसी के पैरेलल 2012 का डाटा वर्कआउट करें तो उसने हमें बताया वह कि 2012 के मुकाबले में ओवरहेड 10% बढ़े हैं और मटीरियल और लेबर 5% बढ़े हैं। मतलब मटीरियल और लेबर 5% इजाफे के बाद यहां पहुंचे हैं। ये कॉस्ट 5% इजाफे के बाद है, तो ये तो 105 है, तो 100 600, ये भी 5% इजाफे के बाद 189 पे आई है, तो 189 डिवाइडेड विद 105 इंटू 100 180। ये कॉस्ट 10% इजाफे के बाद, ओवरहेड में 10% इजाफा आया है, तो 132 डिवाइडेड विद 110 इंटू 100 120। लीजिए जी, यहां पे एक सब टोटल लगाइए 900, और इसी तरह ये 88 भी 10% इजाफे के बाद आया है, डिवाइड विद 110 इंटू 100, सॉरी खबर बेटा, वो नॉन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। हम प्रोडक्शन ओवरहेड की बात कर रहे हैं जो कि 220 रुपए पर यूनिट है। हम प्रोडक्शन ओवरहेड से डील कर रहे हैं
कॉस्ट पर यूनिट की जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर ओनली डीलिंग विद प्रोडक्शन कॉस्ट, हम सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, नॉन प्रोडक्शन से अभी हम डील नहीं कर रहे। पीएनएल बनाएंगे, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट से भी डील करेंगे जी। 80 तो जनाब ये बन गया 980। लीजिए जी, ये हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग आ गई है। अब हम इस डाटा को लेके पीएनएल बनाने चलते हैं। पहले मार्जिनल कॉस्टिंग का बना लेते हैं, फिर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पीएनएल बना लेते हैं। अच्छा जी, अब हम पीएनएल की तरफ चलते हैं। पहले मार्जिनल कॉस्टिंग पीएनएल पे जाते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग पीएनएल में हमने दो फॉर्मेट पढ़े हुए हैं, एक रेगुलर, एक स्मार्ट। यहां पे कौन सा लगेगा? रेगुलर फॉर्मेट लगेगा, और उसकी वजह यह है कि कॉस्ट पर यूनिट हमारी फर्क है। हमारी कॉस्ट पर यूनिट 2013 में हम जो यूनिट बेच रहे हैं उसमें ओपनिंग स्टॉक के भी बिकेंगे, करंट पीरियड के बिकेंगे, तो उनकी कॉस्ट पर यूनिट फर्क है। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन हमारे तमाम यूनिट सोल्ड के लिए बराबर नहीं है। हमने 12,000 यूनिट बनाए हैं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट डाल के हम यूनिट सोल्ड निकाल सकते हैं, लेकिन तमाम यूनिट सोल्ड की कॉस्ट बराबर नहीं है। और जब यूनिट सोल्ड की कॉस्ट बराबर नहीं है तो हमें लॉन्ग फॉर्मेट पे जाना है। तो मैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग का लॉन्ग फॉर्मेट आपके सामने अगर लेके आऊँ, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसका तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक ऐड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें फिर फर्दर ऐड कर देते हैं आप अदर वेरिएबल कॉस्ट। यहां से हमें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाती है, और देन हम ए सेल्स बी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स ए माइनस बी करते हैं तो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कर लीजिए, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसमें से फिर हम लेस कर देते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन सारे यहां पे आ जाते हैं, तो यहां से हमें नेट प्रॉफिट मिल जाता है। अच्छा जी, वैल्यूज फीड करना शुरू करते हैं। हमने रेवेन्यू सबसे पहले लेना है, और रेवेन्यू होता है यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस। तो यूनिट सोल्ड होते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ये है जी प्राइस। ओपनिंग स्टॉक 4,000 प्लस प्रोडक्शन 12,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 3,000 इंटू 1,600, 20.8 मिलियन रुपीज, 20.8 मिलियन, ये जी हमारे पास रेवेन्यू आ गया। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 4,000 यूनिट्स थे, और ओपनिंग स्टॉक हमारा 2012 से ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है। ओपनिंग स्टॉक 2012 से ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, 4,000 ज़रब 900, 3.6 मिलियन। करंट पीरियड में हमने जो प्रोडक्शन की है उसकी कॉस्ट पर यूनिट 951 है, और प्रोडक्शन हमने की है 12,000 यूनिट्स की। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 12,000 यूनिट्स इंटू 951 जी बेटा 11 412 000। अब बात आएगी क्लोजिंग स्टॉक की, और क्लोजिंग स्टॉक हमने अब वैल्यू करना है एवको से। एवको के तहत क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, इसको मैं वर्किंग 2 से, यहां पे वर्किंग 1 पहले की हुई है, वो वर्किंग 1 है, वर्किंग 2 से मैं यहीं पे इसको मैनेज करता हूं।
ये रेट मैंने वर्किंग 1 से उठाया है 900 का, 951 मैंने वर्किंग 1 से उठाया है, और ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैं वर्किंग 2 पे जा रहा हूं। एवको के तहत हम देखते हैं जी वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड विद यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये मेरे पास एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ गई इनटू क्लोजिंग स्टॉक। कितने हैं? 3000। लीजिए जी, यहां से डायरेक्ट में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम निकाल रहे हैं। 2814,750 ये हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई डायरेक्ट एवको मेथड के तहत। 2814,750 जी एवको मेथड के तहत इन्वेंट्री की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर ओरिजिनल सवाल जैसे FIFO पे था तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ऐसे आनी थी। दिस इज द ओनली डिफरेंस। सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट लेके आपने इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी थी। FIFO में ये वर्किंग बननी थी, एवको में ये चेंज आया। ये मैं चाहता था एक बार फिर आपके देन से गुजार दूं, जरा रिफ्रेश कर दूं। अदर वेरिएबल कॉस्ट मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबल कॉस्ट 165 का 40%, 165 का 40% हमारा वेरिएबल है, ये पर यूनिट है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स यूनिट से जो कि हैं 13,000। 858,000 लीजिए जी, 858,000 इसको भी ऐड कर लीजिए। ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगी इस बॉक्स का टोटल। वन 3,55,250 लीजिए जी। A माइनस B टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन 77,44,750 और इसके बाद हमें फिक्स कॉस्ट लेनी है। तो फिक्स कॉस्ट में हमारे पास प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट भी है और नॉन प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट भी है। प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट हमारी करंट पीरियड में 88 पर यूनिट और ये मल्टीप्लाई होगी 12,000 से। आर यू श्योर? ये जुमला पढ़ोगे जरा, पॉइंट नंबर 3। उसने कहा जी आपने जो OAR निकाला है वो 15,000 की नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेकर निकाला है। मतलब आपने टोटल ओवरहेड डिवाइड विद 15,000 करके OAR निकाला है। अब जब दोबारा आपने टोटल ओवरहेड पे जाना तो क्या करोगे? OAR मल्टीप्लाइड विद, आप 12,000 से ضرب दे रहे हो तो ओवरहेड एब्जॉर्ब निकाल रहे हो। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं चल रही, ठीक है। वो OAR इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आता है। हम ओवरहेड एब्जॉर्ब नहीं यहाँ निकाल रहे, ये मार्जिनल कॉस्टिंग चल रही है। मुझे टोटल ओवरहेड इनकर्ड चाहिए, तो टोटल ओवरहेड इनकर्ड हम इस केस में अज्यूम करेंगे बजटेड ओवरहेड के बराबर रहे होंगे। याद है ये जुमला बोला हुआ कभी मैंने क्लास में, मुझे P&L बनाते हुए एक्चुअल ओवरहेड चाहिए। एक्चुअल ओवरहेड क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो बजटेड ले लो। तो बजटेड ओवरहेड कैसे आएंगे? एब्जॉर्ब नहीं लेने, बजटेड लेने हैं। बजटेड कैसे आएंगे? OAR मल्टीप्लाइड विद बजटेड एक्टिविटी, जिसको इस केस में उसने कहा है नॉर्मल एक्टिविटी 15,000। तो जनाब 88 इंटू 15,000, ये भाई प्रोडक्शन क्या, जल्दी ना करो अभी, जरा नॉन प्रोडक्शन भी आने दो बीच में, मैं एक ही वर्किंग में चीजें डील कर रहा हूं। नॉन प्रोडक्शन कितना है जी? 165 का 60%, 165 का 60%। और जरा तवज्जो कीजिएगा, अब ये नॉन प्रोडक्शन सेल्स का ओवरहेड है, इसको सेल्स के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने प्रोडक्शन के नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। सेल्स का नंबर हमारे पास 13,000 है। लीजिए जी, अब आपका टोटल ओवरहेड्स यहां से निकलेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट यहां से निकलेगी। कितनी बनती है? 2607,000,000। लीजिए जी, यहां से प्रॉफिट ले लीजिए 513,750। लीजिए जी, ये हमारे पास प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया एवको की मदद से, एवको मेथड से प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग।
जी बेटा, एनी क्वेश्चन? मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत रेगुलर फॉर्मेट पे पीएनएल हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे जो फॉर्मेट मैंने आपसे रेगुलर फॉर्मेट डिस्कस किया था उसके रेफरेंस से मैंने एक थोड़ी सी चेंज यहाँ पे प्रेजेंटेशन में की है, तो मैं इसमें भी उसको अपडेट कर देता हूँ। मैंने ये सब टोटल यहाँ पे स्किप कर दिया ना, ये सब टोटल मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। मैंने इन सब का टोटल इकट्ठा करके एक ही दफ़ा शो कर दिया, ठीक है। 1, 2, 3 और 4 फिगर्स का टोटल ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मेट में थोड़ा सा आप कह सकते हैं अपडेट कर दिया, थोड़ी सी एक वजह, एक रो मैंने अवॉइड कर दी, क्या जरूरत है एक्स्ट्रा में सब टोटल डालने की। तो मैंने ओपनिंग स्टॉक लिया, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ली, क्लोजिंग स्टॉक लिया और अदर वेरिएबल कॉस्ट लिया और इन सब को 1, 2, 3, 4 को सम करके यहाँ पे शो कर दिया। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल कंट्रीब्यूशन लेस टोटल फिक्स कॉस्ट नेट प्रॉफिट। ये फॉर्मेट है जो मैंने आपके सामने वहां पे प्रेजेंट किया। और एवको फाइफो का फर्क भी मैंने आपको यहाँ पे एक बार फिर याद करा दिया कि एवको फाइफो जो मर्जी एग्जामिनर दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा क्या, तकरीबन सारे पास पेपर क्वेश्चन में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में फाइफो से मिल रहे हैं। मैंने इंटेंशनली यहाँ पे एक एवको की रिवीजन के लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी आपसे शेयर की। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट होता है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है जी आपका ओपनिंग स्टॉक एड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक और फिर ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड एफओएच। यहां से हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलती है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ए माइनस बी, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम लेस करते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग एडमिन कह लीजिए, नॉन प्रोडक्शन कह लीजिए, एक ही बात है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ से लेस किया जाता है और हम नेट प्रॉफिट पे पहुँचते हैं। ये हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आपसे मैंने पहले फॉर्मेट में शेयर किया था, ये उसके मुताबिक मैंने इस सवाल को अब हल करते हैं। सेल्स की फिगर सेम, इसमें तो कोई फर्क नहीं है, दैट इज 20.8 मिलियन। ओपनिंग स्टॉक 4000 यूनिट्स हैं, लेकिन अब ये फुल कॉस्ट पे वैल्यू होंगे और फुल कॉस्ट हमारी ओपनिंग स्टॉक में थी 980। कितनी बनी वैल्यू? 3920,000। इसके बाद हमें फुल प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी बनेगी 1039 मल्टीप्लाइड विद 12,000। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट 1039 मल्टीप्लाइड विद 12,000 कितनी बनी? 12,468,000 लीजिए जी। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम वर्किंग 3 बनाते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एवको के मुताबिक हमारी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 3920,000 प्लस करंट पीरियड प्रोडक्शन कॉस्ट 12,468,000 डिवाइडेड विद ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन के यूनिट्स, और ये हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आएगी मल्टीप्लाइड विद 3000।
ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी। जी बेटा अब को कर रहे हैं पुत्र, वो 5 हो जाएगा। जी बेटा बोलिए। 3720 लीजिए जी, ये हमारा एवको के तहत आ गया। ये हमारी फाइफो के तहत कॉस्ट पर यूनिट है, ये कॉस्ट हमारी फाइफो के तहत है, हमने एवको करनी है, ठीक है, हम इसकी एवरेजिंग कर रहे हैं। ये हमने एवरेजिंग की है 3072,750 एवको के तहत इन्वेंट्री वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्लस करंट पीरियड प्रोडक्शन की कॉस्ट डिवाइडेड विद ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस करंट पीरियड प्रोडक्शन यूनिट्स, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आई, उसको क्लोजिंग स्टॉक यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो इन्वेंट्री की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री की वैल्यू अंडर एफको। ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स वर्किंग 4, ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड किन दो वैल्यू का फर्क होता है जी? एक्चुअल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एक्चुअल एफर्ट्स की कहानी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि हमने अज्यूम किया था एक्चुअल ओवरहेड जो है हमारे वो बजटेड ओवरहेड के बराबर है। ये पढ़े हैं जी एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे, ऐसा ही है जी। लीजिए जी बताइए एक्चुअल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने बन रहे थे? 13,20,000 ये हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन 12,000 इंटू एब्जॉर्प्शन रेट फिक्स्ड ओवरहेड का 88 जी, 10,56,000। तो जनाब हमारे ओवरहेड एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड, ये कहानी है अंडर एब्जॉर्ब्ड की, हमारे ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय 2,64,000 से हमारे ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब्ड। अंडर एब्जॉर्ब्ड का मतलब यहां पे ऐड कर दो 2,64,000। लीजिए जी कॉस्ट ऑफ सेल्स का सम बताइए, डब्बे का सम बताइए। कॉस्ट ऑफ सेल्स इस बॉक्स का सम 13569250। लीजिए जी यहां से आप ग्रॉस प्रॉफिट लीजिए, 7230,750। अब मुझे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए। बेटा बोर्ड पे देखिएगा, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट एक पड़ी है ये वेरिएबल और एक पड़ी है ये फिक्स्ड। इन दोनों को सम कर लो, इन दोनों को प्लस करो तो ये आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है जो आपकी यहां पे नजर आनी चाहिए। तो इन दोनों को सम करके बताइए बेटा, ये मेरी ये गलत है 13,579 आगे ठीक है, ये बोलो 7,220 ठीक हो गया जी। अब ये सेलिंग एडमिन में ये वेरिएबल है और ये फिक्स है, इन दोनों को सम करके लाओ 2145,000। लीजिए यहां से लेस कीजिए, नेट प्रॉफिट आएगा 5। लीजिए जी ये हमारा प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ गया। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिक असूल हमने डिस्कस किए। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिक फॉर्मेट्स पे बात हुई और एक पास पेपर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया जो टिपिकल क्वेश्चन होता है जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग पीएनएल, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पीएनएल हमने एक कंप्रीहेंसिव वे में बनाया और ये पार्ट ए हमारा जो 14 मार्क्स का है वो डन है और 2 नंबर की हमारी रिकंसिलिएशन वाला पार्ट रह गया है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पीएनएल बनाने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई हो, एफको मेथड से हमने ये पीएनएल बनाया है। किताब में ये क्वेश्चन फाइफो मेथड से गिवन है, हमने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया ताकि एफको की प्रैक्टिस तरह हो जाए।
जी भाई, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, रिकंसिलिएशन पे जाना है तो सबसे पहले रिकंसिलिएशन का मेथड, कौन सा मेथड? मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2? 2। क्यों 2? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट कर रहा है और OAR फर्क है। OAR फर्क है तो हमें मेथड नंबर 2 से इसकी रिकंसिलिएशन बनानी है। और मेथड नंबर 2 की रिकंसिलिएशन जब P&L बन जाए तो उसके बाद हम पार्ट बी में ये रिकंसिलिएशन ऐसे प्रेजेंट करेंगे। प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग 5137750, इसमें डिफरेंस एडजस्ट करना है। डिफरेंस हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारा कम है, ऐसा ही है जी। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कम है तो डिफरेंस जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट कम होगा, डिफरेंस यहाँ से डिडक्ट होगा। एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पे प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मिलेगा। ऑल्दो ऑलरेडी हमारे पास फिगर अवेलेबल है 5075750। डिफरेंस की फिगर भी हम निकाल सकते हैं, क्या है जी? 785278250। बेटा चेक कर ले दोबारा जरा। 785, मुझे क्यों लग रहा है गलत बोल रहे हो आप? फंसी 78 तो सुई फंस गई तो फंस गई। 62,000 कमाल हो गई यार तेरे वाली। वो नजर आ रहा है फर्क थोड़े से हजारों का, तू 7,88,000 बताई जा रहा है। पहले तो 78,000 रुपये में समझ गया था, चलो हो सकता है 78,000 हो भाई। अच्छा जी, डिफरेंस हमारे पास आ गया, लेकिन नंबर हमें ये यहाँ पे 62,000 लिखने के नहीं है, नंबर हमें ये इसकी वर्किंग बनाने के हैं। वर्किंग नंबर से 5 हम बनाते हैं, नंबर हमें वर्किंग के मिलने हैं। और वर्किंग हमने जो सीखी हुई है, डिफरेंस ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री का डिफरेंस कितना है जी? इन दोनों वैल्यूज का फर्क बताइए भाई। 7,8 बेटा जरा एक बार फिर चेक करो। 7,85250, ठीक हो गया जी। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लीजिए जनाब, एक यह वैल्यू और एक है ये वैल्यू 847250 एंड द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस 62,000। लीजिए जी, ये हमारी रिकंसिलिएशन अब हुई तैयार। जी एनी क्वेश्चन? हमारी रिकंसिलिएशन हमारी अब कंप्लीट हो गई है। ये जो वर्किंग है, इस वर्किंग के 2 नंबर हैं। ये तो बैलेंसिंग फिगर थी, इसको निकालना फ़र्क कितना है ये बताना इसके नंबर नहीं है। ये फ़र्क किन वैल्यूज़ की वजह से आया है उसके नंबर हमारे थे। तो वो हमारी ये प्रेजेंटेशन है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग P&L के ऊपर। जी एनी क्वेश्चन? जी किसी बच्चे के जहन में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के चैप्टर को लेके कोई इशू, कोई आपने सवाल किया हो, कोई रिवीजन अपने तौर पे की हो, उसमें कोई चैलेंज आया हो जिसको यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हो, बोलिए जनाब। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। बाकी हमारा फिर काम रह गया नेक्स्ट सेशन के लिए, दैट इज़ 2 चैप्टर, कॉस्ट फ्लो एंड जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग। वो हमारे बेसिक चैप्टर हैं, बल्कि उनकी मैं ओवरव्यू आपको कम से कम दे देता हूं पास्ट पेपर एनालिसिस के रेफरेंस से।
ये चैप्टर हमारे लीस्ट इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर्स हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि किसी भी चैप्टर को ज़ीरो नहीं करना, क्योंकि ये नेवर नो आप चैप्टर ज़ीरो को और आपको सेक्शन बी में सवाल भी आ जाता है। चैप्टर इतने अहम नहीं है। फ्रीक्वेंसी देखिए 0 0 0 0 0 0, ऐसे फ्रीक्वेंसी देखो तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सवाल आया खड़ा है आपके लिए। 3 0 के बाद सवाल, फिर 3 0 हो गए हैं, सवाल आया खड़ा है, और सवाल सेक्शन बी से आया खड़ा है। ठीक है, उधर देखो जब भी आया सवाल सेक्शन बी में आया, सेक्शन ए में सवाल भी नहीं आता, सीधा सेक्शन बी का सवाल है। तो इसका मतलब अब जितनी अटेम्प्ट गुजर चुकी हैं, ये सवाल या आप कह सकते हो चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट से थोड़ा मॉडरेटली इंपॉर्टेंट पे आ चुका है इस वक्त। इसकी प्रोबेबिलिटी आने की काफ़ी बढ़ चुकी है, कह सकते हो 60-70% तक इसकी प्रोबेबिलिटी जा चुकी है इस सिनेरियो को देखते हुए। लेकिन नहायत सिंपल और आसान चैप्टर्स हैं। अभी हमने रिसेंटली इनको कवर भी किया था, तो इंशाअल्लाह क्विकली इसको भी वॉक थ्रू करेंगे और नेक्स्ट सेशन में, जिसके बाद फिर आपका सैटरडे को इस एरिया से टेस्ट ड्यू है 3 चैप्टर से। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।